अश्विनी की इस थेरेपी का फायदा अब तक देश भर में लाखों लोग उठा चुके हैं। तो हर तरह का डर, हर तरह की नेगेटिव थॉट से आप छुटकारा पा सकते हैं। आपके दिमाग के अंदर की नेगेटिविटी को खत्म किया जा सकता है, जिससे आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आना बंद हो जाएंगे। नेहा सांप से डरती हैं, इस कदर डरती हैं कि उनके सपने में उन्हें सांप दिखाई देते हैं। यहाँ स्टूडियो में भी सांप हैं, दो सांप हैं, और हम चाहेंगे कि नेहा इनके नजदीक जाएं, अगर मुमकिन हो कि उनका डर भाग सके तो उन्हें छू भी सकें सांपों से। चलिए कोशिश करते हैं कि नेहा का डर भी दूर हो जाए। नेहा कितना डरती है सांपों से? देखिए वो तो डर रही हैं, वो फुंकार रहे हैं और ये डर रही हैं। क्या आप चाहेंगी हाँ कि आप में वो जज्बा पैदा करूं मैं? आंखें बंद करें, क्लोज योर आईज, लुक एट दिस स्नेक, नाउ यू कैन टच। आप छू भी सकते हैं, जरा छुइए इन्हें। वाह, ग्रेट। नेहा को सांपों से डर था और पहले वो जो है बिल्कुल नजदीक नहीं जा पा रही थी, लेकिन अश्विनी से बात करने के बाद उन्होंने सांप को छुआ। नेहा डर निकल गया आज मेरा। अब आपको ये लगता है कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपके सामने कभी सांप आ गया तो आप डरेंगे तो नहीं? डरेंगे नहीं। क्या है ये आपके पास क्या हुनर है जिससे आप आज ये कमाल कर रहे हैं अश्विनी जी? अश्विनी जी ने आज स्टूडियो में बहुत सारे लोगों के डर दूर किए। किसी को कुत्ते से डर लगता था, किसी को सांप से डर लगता था, किसी को चूहे से डर लगता था, किसी को आग से डर लगता था, किसी को ऊंचाई से डर लगता था, और आज स्टूडियो में हम ये कह सकते हैं कि डर दूर होने का जो परसेंटेज है वो 100% था। और अश्विनी जी पहले तो बहुत बहुत बधाई और तारीफ करेंगे आपके इस हुनर की। नमस्कार, आपका स्वागत है साइंस ऑफ हैप्पी लाइफ के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, इस कोर्स की श्रृंखला में हमने पिछले वीडियो में ये जो स्लाइड है वो हमने बड़े विस्तार से समझा था कि कैसे हमारा खान पान और हमारा लाइफस्टाइल, हमारे आहार एंड हमारे विहारा का प्रभाव होता है हमारे विचार पर, और हमारे विचारों का प्रभाव होता है हमारे शरीर की प्रकृति, यानी कि हमारे गुण और दोष, हमारे गुण रजस तमस सत्व और दोष वात पित्त कफ। और ये गुण और दोष हमारे शरीर की जो मेन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम के ऊपर प्रभाव डालती है। और ये तीनों सिस्टम को ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन को कंट्रोल करता है हमारी कॉन्शियसनेस। हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर जो विचार आते हैं वो अनकॉन्शियस से आते हैं, सामूहिक जन चेतना से आते हैं। ये हमने समझा था, ये थोड़ा हमने रिकैप ले लिया पिछले वीडियो का। लेकिन यदि आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर जो लिंक दी गई है उसके जरिए पहले के वीडियोस देख लें, क्योंकि इस कोर्स के सारे वीडियोस एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो इसी श्रृंखला में हम आज जो बात करने वाले हैं वो ये है कि हम जब बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियसनेस की, तो आज हम इस मन के बारे में बड़ी गहराई से हम समझेंगे, और दरअसल में हम अपने पावर ऑफ माइंड का उपयोग जीवन में कैसे कर पाएंगे ये समझेंगे। जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी धनवान लोग हैं, वो कैसे जाने या अनजाने अपने मन की शक्ति का उपयोग करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो आर्थिक रूप से तो कामयाब है, किंतु इनके जीवन में बाकी जो पहलू है उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिलेगी। लेकिन सही कामयाबी तो वो है कि आपके जीवन के सारे पहलू, आपका आर्थिक पहलू, आपका स्वास्थ्य, आपके रिलेशनशिप, आपके जीवन में सुकून, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये सारे संतुलित हो, तब जाके कहा जाएगा कि जीवन में आप वाकई में सही रूप से कामयाब हो। तो आज इसी बात की गहराई में हम जाएंगे कि कैसे हम अपने मन की और अपनी चेतना की शक्ति का उपयोग करके जीवन में वाकई सही रूप में कामयाब हो सकते हैं। आज का ये वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि काफ़ी गहराई से हम चीज़ों को समझने वाले हैं, तो इसे अंत तक पूरा जरूर देखें। आइए आगे बढ़ते हैं इस विषय में कि कैसे हम अपनी मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज रियल पावर ऑफ माइंड। मन की जब हम बात करते हैं कि जैसे कि मैं कह चुका हूं कि हम मन का उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं? अपने सेंसेस के जरिए। क्योंकि मन एक ऐसा है कि जिसको आप देख तो नहीं सकते हैं, तो आप कैसे उपयोग करते हैं? मैं कह चुका हूं कि रियल पावर ऑफ माइंड लाइज इन यूजिंग द ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट माइंड कॉन्शियसली
तो आप मन की शक्ति का उपयोग करते हो अपनी 5 सेंसेस के जरिए। अपनी 5 सेंसेस को आप इंटर सेंसरी लेवल पे, एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे एंड हाइटन सेंसरी लेवल पे उपयोग करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप ऐसा सोचें कि आप अपने शरीर से बाहर निकले हो और अपने शरीर से बाहर निकल के आप इमेजिनेशन में आप अपने किसी मित्र के घर पे जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप मान लीजिए शरीर से निकल के एक ध्यान की अवस्था में या इमेजिनेशन में अपने मित्र के घर पे जाते हैं और आप देखते हैं कि आपका मित्र जो है क्या कर रहा है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से जो आप देखोगे या जानोगे वो सच हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सच हो सकता है, अगर आप अपनी सेंसेस का उपयोग एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे या हाइटन सेंसरी लेवल पे करना सीख लो तो। हम समय यात्रा करते हैं, समय यात्रा के जरिए हम फ्यूचर में जाके मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो इसी वजह से तो कर सकते हैं कि हमने साधना के जरिए अपनी चेतना को और अपनी सेंसेस को इस तरह डेवलप किया है कि हम अपनी सेंसेस को इंट्रा सेंसरी लेवल पे, एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे और हाइटन सेंसरी लेवल पे उपयोग कर सकते हैं। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये केवल मैं ही कर सकता हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये आप भी कर सकते हैं। और ये कोर्स के जरिए मेरा यही प्रयास है कि ये जो बहुत अद्भुत गूढ़ रहस्य है आपके जरिए पहुंचाऊं, और इसलिए जरूरी है कि आप पूरा वीडियो देखें। तो ये तो हो गई सेंसेस की बात। अब जरा देखिए, इस समीकरण को समझिए। कोई भी इंसान जीवन में कामयाब होता है तो उनकी कामयाबी का एक इक्वेशन होता है, भले ही उस इंसान को कॉन्शियसली इस बात का पता हो या ना पता हो। ये कौन सा समीकरण है, आइए समझते हैं कि कोई भी इंसान है वो जीवन में पुरुषार्थ करता है, मेहनत तो करना पड़ता है, बिना मेहनत के कोई कामयाब नहीं हो सकता। दूसरा है रिस्क लेना पड़ता है। देखिए, केवल पुरुषार्थ से भी नहीं होता है, पुरुषार्थ के साथ साथ आप जीवन में कुछ रिस्क लेते हैं, कुछ जोखिम उठाते हैं। कहते हैं ना कि जीवन का सबसे बड़ा जोखिम क्या है? जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है कोई भी जोखिम नहीं उठाना, कोई भी रिस्क नहीं लेना। तो रिस्क लेना पड़ता है। और क्या होना चाहिए? बुद्धि होना चाहिए। देखिए, आप पुरुषार्थ करते हो, रिस्क भी लेते हो, लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है, तो बिना बुद्धि के लिया हुआ रिस्क और की गई मेहनत भी कभी बेकार जाती है। ये इक्वेशन को समझिए कि पुरुषार्थ करना चाहिए, रिस्क भी लेना चाहिए और बुद्धि भी होनी चाहिए। जब तीनों का बड़ा अच्छा मिश्रण होता है तब वाकई में इंसान जीवन में सही मायने में कामयाब हो जाता है। आइए इसी उदाहरण को थोड़ा अलग एंगल से अभी हम समझते हैं। आप देखिए, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक मजदूर है। वो मजदूर, इक्वेशन को समझिए, वो मजदूर जो है बहुत मेहनत करता है, बोझा उठाता है अपने कंधों पे, मतलब वो मेहनत बहुत करता है। तो उसका इक्वेशन क्या है? 70% वो मेहनत करता है। जोखिम कितना उठाता है? 70 से 90%। वो बोझा उठाता है, अपनी जान को जोखिम में डाल के बोझा लेके बड़ी सी इमारत पे चढ़ता है ना, सीढ़ियों पे, संभावना है कि वो गिर सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। कई किस्से हम सुनते हैं ना कि मजदूर की काम करते करते गिरने से मौत हो गई वगैरह वगैरह। तो मतलब वो जोखिम भी बड़ा उठाता है, लेकिन बुद्धि का 10% उपयोग करता है। इनको तो जो मालिक ने बोला है कि ये बोझा उठा के ये जगह से उस जगह ले जाना है, बस, बुद्धि का ज्यादा उपयोग नहीं है। वहीं एक स्किल्ड मजदूर है, एक टेक्नीशियन है जो मशीन पे काम करता है, उसके बारे में देखिए, वो मेहनत करता है 60%। मजदूर के मुकाबले उसकी मेहनत बहुत कम है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सेफ्टी के साधन होते हैं। तो मजदूर के मुकाबले ये जो स्किल्ड लेबर है वो जोखिम कम उठाता है, रिस्क कम लेता है, क्योंकि जब वो मशीन पे काम करता है तो उसके पास बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पोशाक पहनी होती हैं, हेलमेट पहना होता है वगैरह वगैरह। पर मजदूर के मुकाबले उन्हें अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी बुद्धि का ज्यादा उपयोग करना पड़ता है। जो टेक्नीशियन होता है उन्हें अपने मेजरमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, हर चीज का बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, तो बुद्धि का उपयोग ज्यादा करता है। अब जरा देखिए कि मान लीजिए मुकेश अंबानी या और भी कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन ले लीजिए, वो पुरुषार्थ कितना करते हैं? इन दोनों के मुकाबले 10%।
उनके पास वो सारे सुख सुविधा के साधन मौजूद होते हैं कि वो अपने शरीर को कंफर्ट दे सके। उसे इतनी फिजिकली पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, लेकिन उनको रिस्क कितना लेना पड़ता है? 20%। आप सोचोगे नहीं उनको तो बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन एक बात समझिए कि अंबानी जी की कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ होता है, तो खुद का जो रिस्क तो है पर ओनली 20%, लेकिन बुद्धि 50%। आप समझिए कि मजदूर के और स्किल्ड लेबर के मुकाबले जो बड़ा बिजनेसमैन होता है जैसे कि अंबानी जी, उसको अपनी बुद्धि का उपयोग बहुत ज्यादा, शायद 50% से भी ज्यादा करना पड़ता होगा। मैंने 50% क्यों लिखा है, वो इसलिए कि अंबानी जी के पास उनके अलावा ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों की टीम होगी। जब वो कोई अहम निर्णय लेते हैं तो उनसे भी सलाह मशवरा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अब इस इक्वेशन को समझें। तो अगर आप मन की शक्ति का सही उपयोग सीख लेते हो तो इस इक्वेशन को बखूबी अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हो। पर सवाल यहां पर यह है कि इस इक्वेशन को जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए कोई मेथड तो होनी चाहिए ना, कोई प्रोसेस होनी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। कोई भी चीज आप खरीदते हो, टेलीविजन खरीदते हो, कंप्यूटर खरीदते हो, तो आपको साथ में एक यूजर्स मैनुअल मिलता है जिसमें यह समझाया गया होता है कि इस गैजेट को, इस इक्विपमेंट को कैसे इस्तेमाल करना, यदि इसमें कोई खराबी आ जाए तो उसे कैसे ठीक करना इत्यादि उसमें समझाया होता है। तो आइए हम अब इसे और गहराई में समझते हैं। तो इंसान की कामयाबी का सही राज क्या है? जो मैंने अभी आपको इक्वेशन बताया उसका राज क्या है? ये इक्वेशन कब फिट बैठ सकता है कि जब राइट डिसीजन एट राइट टाइम। कोई भी इंसान की कामयाबी का रहस्य है राइट डिसीजन एट राइट टाइम। जब आप सही वक्त पे सही निर्णय लो। लेकिन सही वक्त पे सही निर्णय लेने के लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो कौन सी दो बातें? कि आपकी शरीर की अवस्था और मन की अवस्था का ठीक होना। आपके शरीर की अवस्था ऊर्जा, आत्मविश्वास से भरपूर होनी चाहिए। आपके मन की अवस्था भी जोश, उत्साह, आत्मविश्वास से भरपूर होनी चाहिए। जरा सोचिए कि आपको कोई अहम निर्णय लेना हो और आपके शरीर की अवस्था ठीक नहीं है, आपके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो क्या आप निर्णय ले पाओगे? मन में दुख है, गुस्सा है, उदासी है, तो भी आप सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाओगे। तो सही वक्त पे सही निर्णय लेने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि इस इक्वेशन को, जो मैंने आपको समझाया था कि पुरुषार्थ, रिस्क और बुद्धि, इसका जो इक्वेशन है उसको कैसे एकदम परफेक्ट मात्रा में हमारे जीवन के अंदर आत्मसात किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए। ये कैसे संभव है? जब कोई मशीन हम खरीदते हैं तो साथ में हमें यूजर्स मैनुअल मिलता है। सवाल यह है कि हमारा ये जो शरीर है, इससे अद्भुत मशीन पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हमारा दिमाग जो है ऐसा कहता है कि 10 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स का बना हुआ है। हमारे दिमाग में करीब करीब दिन में 60,000 से ज्यादा विचारें आते हैं। उस विचारों को आइडियाज के रूप में हम जीवन में अमल करते हैं और उस आइडियाज में से कोई एक आइडिया ऐसा होता है कि जो हमें कामयाब बना देता है। लेकिन उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर और हमारे मन की अवस्था उचित हो, सही हो, जोश, उत्साह, आत्मविश्वास से भरपूर हो। और ये जब शरीर की और मन की अवस्था सही होती है तभी हम अपने जीवन में उन सारी शक्ति और बल का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, शक्ति और बल को समझिए। हमें परमात्मा ने 3 प्रकार की शक्तियां दी हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, और 3 प्रकार के बल दिए हैं। कौन से 3 प्रकार के बल? भाग्य बल, शारीरिक बल और मनोबल। भाग्य बल और आत्मबल करीब करीब एक ही हैं। वो एक सिक्के की 2 पहलू की तरह है। उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में विस्तार से बात करूंगा। तो ये भाग्य बल, मनोबल और शारीरिक बल और इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये जब इनका समन्वय होता है जीवन में, तब आप आइडियाज को इंप्लीमेंट कर पाते हो और वो आइडिया आपको कामयाब बना देता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल,
थॉमस अल्वा एडिसन को यह विचार आया कि कोई ऐसी चीज संभव हो सकती है कि जिसमें से प्रकाश पैदा हो सकता है। और क्या उन्होंने पहला ही प्रयोग किया और बल्ब का आविष्कार कर दिया? नहीं। जब उन्होंने पहला प्रयास किया तो वो असफल रहे। तो क्या वो असफल रहे तो उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया? नहीं। उन्होंने सोचा कि शायद मेरे ज्ञान में कोई कमी है, तो उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति का विकास किया। उन्होंने शायद कुछ और किताबें पढ़ी होंगी, कुछ और नया सीखा होगा, अपने ज्ञान को बढ़ाया और क्रिया शक्ति, अपने प्रयोग करना जारी रखा। तो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति का उन्होंने उपयोग किया। और इच्छा शक्ति, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को बरकरार रखा। उन्होंने अपने प्रयास छोड़ नहीं दिए, अरे ये मेरे से संभव नहीं होगा। उनकी इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत थी कि नहीं, मैं ये कर सकता हूं, ये होगा ही। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या कमियां हैं वो ढूंढी, ज्ञान में क्या कमी है, उनके प्रयोग में क्या कमी है, और अपनी इच्छा शक्ति को बरकरार रखा। तो उनको उनके भाग्य बल ने भी साथ दिया और उन्होंने वो आविष्कार कर दिया बल्ब का। और आज आप सोचिए जरा, बल्ब का आविष्कार न होता तो आज क्या स्थिति होती। विश्व में एक क्रांति आ गई एक खोज से। तो हमारा ये जो शरीर है, दिमाग है, ये अद्भुत मशीन की तरह है। लेकिन क्या जब हम पैदा हुए थे तो हमें कोई किताब दी गई थी? क्या कोई यूजर्स मैनुअल हमें दिया गया था? क्या हमें ये बताया गया था कि आपके दिमाग का ये यूजर्स मैनुअल है? तो दोस्तों सवाल ये है कि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो वाकई में दिमाग का यूजर्स मैनुअल है। आइए समझते हैं क्या है। तो हम जो अनुभव करते हैं, हम जो भी अनुभव करते हैं जीवन की घटनाओं का, उसको हम कह सकते हैं कि वो है एक्सटर्नल रियलिटी। एक्सटर्नल रियलिटी मतलब हमारे बाहर जो वास्तविकता है, वो हम आसपास जो अनुभव करते हैं, वो जो मैंने बताया था कि हम अपनी सेंसेस से ही सारा अनुभव करते हैं। अपनी सेंसेस को 3 लेवल पे उपयोग करते हैं, इंट्रा सेंसरी, एक्स्ट्रा सेंसरी एंड हाइटन सेंसरी। तो यही अब चीज मैं गहराई में समझा रहा हूं कि ये कैसे होता है। तो एक्सटर्नल रियलिटी, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, है ना, आंखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। उतना ही नहीं, जिस कुर्सी पर या जिस जगह बैठे हैं तो स्पर्श का भी अनुभव कर रहे होंगे, तो नाक स्मेल का भी अनुभव कर रहे होंगे। हम अपनी 5 सेंसेस से ही तो आसपास की दुनिया का अनुभव करते हैं। 5 सेंसेस हैं, आईज, ईयर्स, टच, स्मेल एंड टेस्ट, है ना। आईज, ईयर्स, टच, स्मेल एंड टेस्ट, इस 5 सेंसेस के जरिए हम अनुभव करते हैं। खैर, एनएलपी की भाषा में हम इसी को विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी वगैरह कहते हैं। पर मैं आम लोगों की समझ के लिए, नॉर्मल सभी लोगों की समझ के लिए मैं सिंपल शब्दों का उपयोग करता हूं। क्या होता है, देखिए, ये 5 सेंसेस के जरिए जो इंफॉर्मेशन जाता है वो कहां जाता है? ब्रेन में, दिमाग में जाता है। अब जरा समझिए कि आप किसी कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड करते हैं तो कीबोर्ड और माउस के जरिए करते हैं। कीबोर्ड और माउस को हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। तो हमारे दिमाग के अंदर इस 5 सेंसेस के जरिए इंफॉर्मेशन जाता है, तो उस 5 सेंसेस को हम क्या कह सकते हैं? इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस के जरिए डाटा कहाँ जाता है? सीपीयू में। यहाँ पर हमारे शरीर में जो 5 सेंसेस के जरिए डाटा कहाँ जाता है? ब्रेन में। तो ब्रेन को हम क्या कह सकते हैं? सीपीयू। अब कंप्यूटर के सीपीयू में डाटा के प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन यदि किसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, जो भी, तो हम क्या करते हैं? विंडोज सॉफ्टवेयर जाके हम खरीद सकते हैं। लेकिन क्या दिमाग का सॉफ्टवेयर कहीं मिलता है? दिमाग का सॉफ्टवेयर आपके अंदर, आपके दिमाग में खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। अब ये कैसे डेवलप होता है ये समझना बहुत जरूरी है। बड़े ध्यान से समझिएगा। दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली 5 फैक्टर्स, 5 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है बिलीफ।
हमारे अंदर बहुत सारी बिलीव्स हैं, बहुत सारी धारणाओं ने जन्म ले लिया है, बहुत सारी मान्यताओं ने जन्म ले लिया। मतलब बचपन से लेकर आज तक हम जो बड़े हुए, हमने जो भी अनुभव किए गए हमारे द्वारा, हमें जो भी बताया गया लोगों के द्वारा, उसके आधार पर हमने कुछ चीज़ों को मान लिया है। तो कुछ हमारी ऐसी बिलीफ बन गई है। बिलीफ दो प्रकार की होती है, एक होता है एम्पावरिंग बिलीफ, एम्पावरिंग, दूसरी होती है डिसएम्पावरिंग बिलीफ। ध्यान से समझिएगा। एम्पावरिंग बिलीफ, डिसएम्पावरिंग बिलीफ। हमारी कुछ बिलीफ ऐसी होती हैं जो हमें ताकत देती है, जो हमें ऊर्जा देती है, जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारी कुछ बिलीफ ऐसी होती हैं जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है, जो हमें निरुत्साह कर देती है, हमारे जोश उत्साह को कम कर देती है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि कोई काम आप करना चाहते हो, बहुत साल पहले आपने उस काम को करने का प्रयास किया था, आप असफल हुए उसमें, और लोगों ने आपको ये कहा नहीं नहीं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे ये नहीं होगा, और आपने मान लिया, आपने ये बात मान ली। आपकी जन्म कुंडली देखकर किसी ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हारे जन्म कुंडली में कामयाबी का योग है ही नहीं, आपके नसीब में कामयाबी है ही नहीं, आपने मान लिया। तो इस तरह की जो आपकी बिलीफ है वो है डिसएम्पावरिंग बिलीफ। और जैसे कि मैंने बताया, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ काम करती है। आप बिलीव करते हो, आपका बॉडी, आपका दिमाग उसी बिलीफ को रिस्पॉन्ड करेगा, आपका दिमाग उसी प्रकार के न्यूरॉन्स को पैदा करेगा, आपके दिमाग के न्यूरल पाथवेज उसी हिसाब से काम करेंगे कि आप कितना भी मेहनत कर लो, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक ये नहीं समझोगे। एम्पावरिंग बिलीफ, कभी कभी आपको लगता है नहीं आई कैन डू इट, अगर आप डिसएम्पावरिंग बिलीफ को दूर कर दीजिए और आपको पूरा यकीन है कि नहीं आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं, क्या हो गया अगर मैं एक बार असफल रहा, मैं दोबारा मेहनत करूंगा। तो इस तरह की जो बिलीफ है वो होती है एम्पावरिंग बिलीफ। तो पहला हो गया बिलीफ, और उसके बाद में है वैल्यूज। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हमने उसूल बना लिए हैं जीवन के, इसे कहते हैं वैल्यूज। हम कई बार ऐसा कहते हैं कि ये कभी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत उसूल के खिलाफ है। हमारे धर्म में कभी ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि ये हमारे धार्मिक उसूल के खिलाफ है। हमारे परिवार में कभी ये नहीं चलेगा क्योंकि ये मेरे पारिवारिक उसूल के खिलाफ है। तो इस तरह से हमारे अंदर व्यक्तिगत उसूल, पारिवारिक उसूल, धार्मिक उसूल, सामाजिक उसूल ने जन्म ले लिया है। हमने कभी सवाल नहीं किया कि ये सही या गलत। तो उसी तरह से कुछ चीज़ों को आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये रूल्स, जो ये उसूल आपके बन गए, उसमें से कुछ सही कुछ गलत है। तो ये जो वैल्यूज एंड रूल्स हैं वो भी आपके दिमाग के अंदर एक तरह से सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। तीसरा है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस, हर पल हर इंसान अपने आप से कुछ न कुछ संवाद करते रहता है, मन में कुछ न कुछ विचार चल रहे होते हैं, और उसी संवाद में दरअसल में इंसान क्या कर रहा होता है, वो अपने आप से कुछ सवाल कर रहा होता है। इस क्वेश्चनिंग, इवन आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आपके अनकॉन्शियसली आपके मन में कुछ सवाल चल रहा होता है। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको प्रोसेस कर रहे होंगे, वाकई में हाँ ऐसा होता है, हाँ बिल्कुल मेरी कुछ बिलीफ ऐसी थी, ऐसी नहीं है, वगैरह वगैरह जो भी। तो ये क्वेश्चनिंग का जो तरीका है, जो क्वेश्चंस हम अपने आप को पूछते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। और उसके बाद में है पास्ट रेफरेंसेस। पास्ट रेफरेंसेस मतलब अभी तक आपके जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, जिसकी स्मृति, जिसकी याद आपके दिमाग में है। कोई भी घटना का जब आप अनुभव करते हो तो दिमाग क्या करता है, पहले आपके जीवन में जो सिमिलर घटना घटी है उसको रेफरेंस के तौर पे इमीडिएटली दे देता है। तो ये पास्ट रेफरेंसेस हैं, वो भी सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। और पांचवा है स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन की अवस्था। हम किसी स्थिति में किस तरह का व्यवहार करेंगे, किस तरह के एक्शंस लेंगे, किस तरह के निर्णय लेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे शरीर और मन की अवस्था पर। यदि मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग के
दूसरे मंजिले पे या तीसरे मंजिले पे, तीसरी मंजिल पर बैठे हैं और आपको ये कहा जाए कि यहाँ खिड़की से नीचे छलांग लगा दो, तो आप लगाओगे? शायद नहीं, शायद क्या नहीं लगाओगे। लेकिन मान लीजिए उस मंजिल पर, उस बिल्डिंग में अचानक आग फैल जाए या भूकंप आ जाए, तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने छलांग लगा दी। अब देखिए, नॉर्मल स्थिति में क्या आप में ये, आपके शरीर के अंदर ये क्षमता थी? नहीं। लेकिन आपका स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड ऐसा हो गया। स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड एक दूसरे के साथ में एक अजीबोगरीब रिश्ता है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई, आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया, तो आपका स्टेट ऑफ बॉडी भी आ गया। मतलब शरीर में जो क्षमता नहीं थी, वो क्षमता आपके अंदर पैदा हो गई। जीवन में कई बार आपने ऐसे निर्णय लिए होंगे कि आपके घर में मान लीजिए कोई ऐसा इवेंट है, शादी है या इस तरह का कोई इवेंट है। अब देखिए आप कितना काम करते हो, है ना, और जब वो इवेंट खत्म हो जाता है बाद में, अरे बाप रे, अब मुझे 2 दिन कोई बुलाएगा नहीं, मैं आराम करना चाहता हूँ, शरीर थक गया। देखिए, लेकिन आप जब इवेंट था ना, तब आपको पता भी नहीं चला कि आपने कितना काम किया। तो यही होता है, हमारे शरीर और मन की अवस्था इसी तरह से कनेक्टेड है। तो ये जो 5 मुद्दे जो मैंने एलिमेंट्स बताए, बिलीफ, वैल्यूज, क्वेश्चंस, पास्ट रेफरेंसेस एंड स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, ये पांचों जो है सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं और इसके आधार पर क्या होता है? प्रोसेसिंग। दिमाग में जो घटना की जानकारी 5 सेंसेस के द्वारा गई, उसका प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग 3 तरीके से होता है। 3 तरीके से होता है, ये समझिएगा ध्यान से। डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन। देखिए, बड़ा ध्यान से सीखिएगा। मैं आपको बताऊं कि जो एनएलपी के क्लासेस वगैरह होते हैं, ये चीजें आपको ध्यान होगा, आप में से जो लोगों को पता है कि एनएलपी के कोर्स के लोग 25-25, 30-30 हज़ार रुपए लेते हैं और ये चीज़ आपको फ्री में सीखने को मिल रही है। और मैं आपको बड़े गर्व से बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और ये बिल्कुल एग्जैजरेशन नहीं है अगर मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान के अंदर एनएलपी को लाने वाला मैं हूँ। अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में किसी को जब एनएलपी के बारे में पता भी नहीं था, सन 1994-95 की बात कर रहा हूँ मैं, तब से मैंने एनएलपी के बारे में जाना और सीखना शुरू किया था। और इतने सालों में भारत के करीब करीब हर अखबार, हर टीवी न्यूज़ चैनल में मेरा जिक्र हुआ है, मेरे प्रोग्राम्स आए हैं और पूरे भारत के अंदर करीब करीब लाखों लोगों को मैंने एनएलपी के जरिए डिप्रेशन से मुक्त किया है, फियर्स, फोबिया से मुक्त किया है और मेरे वर्कशॉप्स के जरिए लाखों लोगों को अपने जीवन में बेनिफिट हुआ है। और मैं खुश हूँ इस बात से कि आज इस सोशल मीडिया के दौर में ये यूट्यूब का माध्यम आ गया है और ऐसे माध्यम आ गए हैं, तो उसके जरिए मैं यहीं अपने ऑफिस से पूरे भारत में, पूरे विश्व में हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता हूं। तो अब इसे ध्यान से समझते हैं कि ये डिलीशन क्या है। कई बार आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि मान लीजिए आप बैठे हैं, टीवी पर कोई आपकी मनपसंद फिल्म या कोई अच्छा आपका बहुत ही फेवरेट सीरियल वगैरह देख रहे हैं। आपके पास में आपका भाई, बहन या पत्नी, पति कोई बैठे हैं और आपको कुछ कह रहे हैं और आपने सुना ही नहीं। आप बिल्कुल मशरूफ हैं उस टीवी को देखने में और तब आपके पास में बैठे हुए व्यक्ति एकदम से चिल्ला के आपके पास कहते हैं, भाई सुनते हो मैं क्या कह रहा हूं? तब आप एकदम से, तो वो कहा जाता है आपको कि अरे मैं आपको कब से आवाज दे रहा हूं या दे रही हूं। तो आप कहते हैं अरे मैंने तो सुना ही नहीं, मेरा ध्यान तो टीवी देखने में था। कई बार ऐसा होता है, मतलब कानों के द्वारा आपके दिमाग के अंदर सेंसरी इनपुट गई, लेकिन आपका जो स्टेट ऑफ माइंड जो था वो बातों में आप मशरूफ थे और इसलिए वो ऑडिटरी डाटा क्या हो गया? डिलीट हो गया, है ना, डिलीट हो गया। इसी तरह से कई बार होता है, कोई चीज आप ढूंढ रहे हैं टेबल पे, दफ्तर में, घर में, अरे वो चीज कहाँ गई, मेरा बटुआ कहाँ गया, चाबी कहाँ गई, व्हाटएवर, और आप बहुत ढूंढते हो और आपको दिख ही नहीं रही और आपके सामने कोई इंसान खड़ा है और आपके पास में कोई खड़ा है और ये आपके ठीक आंखों के सामने पड़ी हुई चीज को उठाकर बोलता है अरे ये क्या है? अरे कमाल है, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया।
अब देखिए क्या होगा, चीज आपकी आंखों के सामने पड़ी है लेकिन आपको नजर नहीं आई क्योंकि आप बेतहाशा ढूंढते हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आपकी आंखों के ठीक सामने वो चीज होने के बावजूद भी आपको वो दिखा नहीं। मतलब क्या हुआ, विजुअल डाटा तो आपके ब्रेन में गया लेकिन आपका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं था और उस वजह से वो डाटा क्या हो गया, डिलीट हो गया। ये तो हो गया डिलीशन का उदाहरण। कल्पना करिए कि आप अपने घर में करीब रात के 12 साढ़े 12 बजे टीवी पे कोई हॉरर सीरियल या हॉरर मूवी देख रहे हैं। बारिश का मौसम है, घर के बाहर थोड़ी हल्की सी बारिश चल रही है, बूंदाबांदी हो रही है, बिजली भी कड़क रही है और अचानक जो है लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, चारों ओर अंधेरा है और आप घर के बाहर किसी काम से निकलते हैं और आप देखते हैं कि दूर सफेद कुर्ते में कोई लंबी सी इंसानी आकृति आपकी तरफ ऐसे ऐसे बढ़ रही है। क्या होगा, कई लोगों को डर लगेगा, सोचेंगे भूत। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यू बिलीव, आपके दिमाग के अंदर एक बिलीफ है कि यस भूत होता है, भूत होता है, ऐसा आप बिलीव करते हो। दूसरा, आपका स्टेट ऑफ माइंड डर की स्थिति में है क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले आप टीवी पर वो हॉरर मूवी या हॉरर सीरियल देख रहे थे, तो और उस वजह से आपका माइंड, स्टेट ऑफ माइंड जो था वो डर की स्थिति में है और उसी वजह से आपकी स्टेट ऑफ बॉडी भी डर वाली स्थिति में आ जाती है क्योंकि आपका बिलीफ भी है और इसलिए आप देख रहे हैं कि आपके सामने आप देख रहे हो, आपको लगता है भूत। हो सकता है कि सामने मेरे जैसा कोई इंसान सफेद कुर्ते पैजामे में बारिश का मजा ले रहा है, हो सकता है। तो बाहर वास्तविकता अलग है पर आपके दिमाग में वो जो चित्र बना वास्तविकता का वो अलग है, इसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। आपके दिमाग ने जो बाहर वास्तविकता है उसका एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर बना के दे दिया। कई बार हम कहते हैं कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा, कहते हैं आंखों से देखा हुआ कभी गलत नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, आंखों से देखा हुआ भी गलत हो सकता है, डिस्टॉर्टेड पिक्चर होता है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते थे या जो हम बिलीव करते थे। तीसरा है जनरलाइजेशन। हम बहुत सारी बातों को अपने जीवन में जो है ना जनरलाइज कर देते हैं, हाँ ये तो ऐसा ही है, सब गुजराती मतलब बिजनेस माइंडेड, मनी माइंडेड, सब मारवाड़ी मतलब कंजूस, हालांकि ऐसा है नहीं, पर ये बिलीफ है, ये हमको ऐसा बता दिया है और इसलिए हम जब कभी भी किसी हमारे वास्तविक जीवन में किसी गुजराती से, किसी मारवाड़ी से मिलते हैं तो हमारा उनके प्रति जो व्यवहार है या रवैया है वो इसी हमारी जो बिलीफ के जरिए हम उस चीजों को जनरलाइज कर देते हैं। इसी तरह से बहुत सारी बातों को हम जनरलाइज करते हैं। तो इसी तरह से हम जो भी अनुभव करते हैं उसका डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन, 3 तरीके से हमारे दिमाग के अंदर प्रोसेसिंग होता है। और प्रोसेसिंग के बाद दिमाग क्या करता है, दिमाग जो है हम जो भी अनुभव करते हैं उसे पेन के रूप में तब्दील कर देता है या प्लेजर के रूप में तब्दील कर देता है। ध्यान से समझिएगा, हम जो भी अनुभव करते हैं उसको ये प्रोसेसिंग, डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन के बाद दिमाग क्या करता है, उसे हम या तो पेन के रूप में याद रखते हैं उस घटना या अनुभव को, या तो प्लेजर के रूप में याद रखते हैं। अब ये संभव है कि कोई एक घटना को कोई एक इंसान पेन के रूप में परसीव करे, वहीं उसी घटना को दूसरा इंसान प्लेजर के रूप में परसीव करे। संभव है। एक इंसान चलते चलते, एक बुजुर्ग है, वो गिर जाता है, 2 व्यक्ति सामने बैठे हैं, एक 7-8 साल का बच्चा बैठा है और एक मेरी उम्र का कोई इंसान बैठा है। अब ये संभव है कि जो मेरी उम्र का इंसान है वो बेचारा एकदम से खड़ा होकर उस बुजुर्ग को मदद करेगा, अरे अंकल आप गिर गए, आपको कोई चोट तो नहीं है। वहीं वो बच्चा जो है वो हंसने लगे। देखिए हंसने लगे, उसमें उसकी गलती नहीं है क्योंकि उनकी मैच्योरिटी उतनी नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि घटना एक ही है, उसी घटना को 2 अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग रूप में परसीव किया। अभी पेन और प्लेजर जो भी हम अनुभव करते हैं उसको पेन और प्लेजर हम जो भी अनुभव करते हैं
उसको हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं? या तो शब्दों की भाषा के द्वारा या तो शरीर की भाषा के द्वारा, वर्बली या तो नॉन वर्बली हम यूज करते हैं लैंग्वेज। मतलब वर्बल और नॉन वर्बल। ध्यान से समझिएगा, जो भी पेन या तो प्लेजर का हम अनुभव करते हैं उसको हम कम्युनिकेट करते हैं शब्दों की भाषा के द्वारा या तो शरीर की भाषा के द्वारा, वर्बली या तो नॉन वर्बली। अभी देखिए, जैसा ही हम कम्युनिकेशन करते हैं वैसी हमारी इमोशन होती है। ध्यान से सुनिएगा, वैसी हमारी इमोशन होती है। जैसी भाषा का हम प्रयोग करते हैं वैसी हमारी इमोशन होती है। मान लीजिए कोई एक परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं और आप कहते हैं अरे यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूं। जब तक आप प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोलेंगे आपको उस स्थिति को सुलझाने का मार्ग मिलेगा नहीं। लेकिन जैसे आप बोलेंगे कि अरे मैं बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहा हूं या आई एम फेसिंग अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, और जैसे ही चैलेंज शब्द आप बोलना शुरू करोगे आप देखोगे आपका दिमाग इस तरह से काम करना शुरू कर देगा, आपके न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट हो जाएंगे और आपका दिमाग क्रिएटिवली काम करना शुरू करेगा और आपको उस परिस्थिति को सुलझाने का रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज हाउ आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू वर्ड्स। हम जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वैसी हमारी इमोशन होती है। जो हमारी इमोशन होती है जैसी वैसी हमारा उस परिस्थिति में क्या होता है, बिहेवियर। जैसे कि मैंने बताया, आप बोलोगे प्रॉब्लम, आपका बिहेवियर क्या होगा, अरे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करें, डिप्रेशन फील करोगे। आप बोलोगे चैलेंज, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नया जोश का अनुभव करेंगे आप, और आपका दिमाग ज्यादा क्रिएटिवली काम करेगा और आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, आप एक्टिव हो जाओगे। तो आपका बिहेवियर अलग होगा और आपका बिहेवियर जैसा होगा वैसे उसका प्रभाव क्या होगा आपके डिसीजंस पर, वैसा आपका निर्णय होगा। अब देखिए, अगर आपने प्रॉब्लम बोला, इमोशन नेगेटिव है, बिहेवियर भी नेगेटिव है, तो आप निर्णय ले पाओगे क्या? आपके शरीर और मन की स्थिति वैसी होगी जो आप सही निर्णय ले पाओगे? नहीं। लेकिन आप बोलोगे चैलेंज, जैसे ही चैलेंज बोलोगे आपके न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट हो जाएंगे, आपका बिहेवियर जोश उत्साह वाला होगा, आप सही निर्णय ले पाओगे और आप निर्णय जो भी लोगे लेकिन उसको सही कर दोगे, क्योंकि आपका जज्बा जो है ना, आपका जज्बे के ऊपर आपके जज्बात हावी नहीं हो जाएंगे। ध्यान रहे, जीवन में कामयाब होना है ना तो कभी भी अपने जज्बे के ऊपर जज्बात को हावी नहीं होने दो, और ये भी ध्यान रखिए कि अपने जज्बात के ऊपर जज्बे को हावी नहीं होने देना। इसका संतुलन बड़ा जरूरी है। ध्यान से फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अपने जज्बे के ऊपर अपने जज्बात को हावी मत होने दो, और कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि अपने जज्बात के ऊपर जज्बे को हावी मत होने दो। इसको बैलेंस बना के चलना होता है। कई बार जरूरी है कि आपका जज्बा होना चाहिए, लेकिन लोग आपको जज्बाती बना देते हैं और आपके जज्बातों की वजह से आपका जो हौसला है, आपका जज्बा है, कमजोर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका हौसले के ऊपर जज्बात का हावी होना जरूरी है। कई बार आपके पारिवारिक कोई ऐसी स्थिति है जहां पे आपके परिवार का कोई सदस्य तकलीफ में है, वहां कभी कभी आपको अपने उसूलों के साथ समझौता करके टेम्पररी, नॉट फॉर द लाइफ टाइम, लेकिन करना पड़ता है। तो वहां अगर आप नहीं, कुछ भी हो जाए, जो उसका जो भी होना होगा, लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन का भी इतनी अहमियत है। ध्यान रहे, कोई भी इंसान जीवन में अकेला दूसरों के सहयोग के बिना कामयाब नहीं हो सकता है। जीवन के अंदर रिलेशनशिप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जीवन में ये सीखना बहुत जरूरी है कि कब जज्बे को अहमियत देनी है और कब जज्बात को अहमियत देनी है, और जज्बा और जज्बात दोनों का समन्वय, संतुलन करना सीखना जरूरी होता है। अब देखिए, तो ये हमने समझ लिया
कि डिसीजंस हम कैसे लेते हैं, कैसे हमारा दिमाग पूरा सिस्टम काम करता है। पांचों इंद्रियों से दिमाग में डाटा जाता है, पेन और प्लेजर अनुभव करते हैं, इमोशंस डेवलप होती है, इमोशंस का इंपैक्ट होता है बिहेवियर के ऊपर, बिहेवियर का इंपैक्ट होता है डिसीजंस के ऊपर, और जैसे डिसीजन हम लेते हैं उसके आधार पर क्या होता है, हमारी डेस्टिनी का निर्माण होता है। हमारे निर्णय ही हमारे नियति का निर्माण करते हैं, हमारे निर्णय ही हमारी नियति का निर्माण करते हैं। आपका जीवन आज का जैसा भी है, अच्छा बुरा, जब आप सोचेंगे पता चलेगा कि कोई ऐसा निर्णय था जो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले आपको लेना चाहिए था, जो आप नहीं ले पाए, और इसी वजह से आपका आज का जीवन जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं है। It is the quality of your decisions determines the quality of your destiny. और अगर if you take conscious control on your decisions by taking conscious control on your state of body and mind, you can take control of your destiny. और यही हम इस वीडियो की श्रृंखला में सीखने वाले हैं कि कैसे हम कॉन्शियस कंट्रोल ले सकते हैं हमारे स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड के ऊपर। प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे जीवन की कई घटनाएं ऐसी हैं जिसका परसेप्शन हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए था पेन के रूप में, लेकिन हो जाता है प्लेजर। फॉर एन एग्जाम्पल, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, क्या ये प्लेजर होना चाहिए या पेन होना चाहिए? पेन होना चाहिए। लेकिन जिस इंसान को इन चीजों की लत है उसे तो उसमें आनंद मिलता है, तो इसका मतलब क्या है, उसका प्रोग्रामिंग गलत है। पढ़ाई करना, अगर आप स्टूडेंट है, पढ़ाई करना, ये क्या होना चाहिए, प्लेजर या पेन? प्लेजर होना चाहिए, लेकिन होता है क्या, पेन। जैसे ही किताब हाथ में लेके पढ़ना शुरू करते हैं नींद आने लगती है। क्यों? प्रोग्रामिंग गलत है। सवाल यह है कि क्या इस प्रोग्रामिंग को चेंज किया जा सकता है? कैन यू प्रोग्राम योर ब्रेन? यस माय डियर फ्रेंड्स, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एक अद्भुत विज्ञान है। मैंने अपने जीवन के करीब 20 से 25 साल इस विज्ञान के अभ्यास में लगाए हैं, और मैंने अपने 20-25 साल की मेहनत के बाद अपना भी एक खुद का मेथोडोलॉजी डेवलप किया है, PNRP, साइको न्यूरो रिपैटर्निंग, जो मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि NLP जो है दैट इज साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, एंड PNRP जो है वो है साइंस ऑफ डिवाइन कम्युनिकेशन। तो इस पूरी श्रृंखला में हम ये सारी बातें सीखेंगे। तो डिसीजन कंट्रोल से और डेस्टिनी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम इसके ऊपर कॉन्शियस कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम ये जो 5 वो मुद्दे हमने सीखे थे ना, बिलीफ, वैल्यूज, क्वेश्चंस, पास्ट रेफरेंसेस, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो आपके दिमाग में कई ऐसी सारी बिलीफ हैं, नेगेटिव बिलीफ है, डिसएम्पावरिंग बिलीफ है, उसको कैसे दूर किया जाए? आपके जीवन के कई ऐसे उसूल हैं जो कि गलत है, उसको कैसे चेंज किया जाए, उसको कैसे रीअलाइन किया जाए? आपके ऐसे बहुत सारी नेगेटिविटी है, जो अपने आप से बात करने का तरीका नेगेटिव है, उसको कैसे ठीक किया जाए? आपके जीवन की कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसकी याद आपको परेशान करती हैं, जो आपको याद नहीं करनी चाहिए, पर आप बार बार याद करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं। तो उसको कैसे रिमूव किया जाए, और अंत में कैसे हम अपने स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं? कई ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पे हमें तुरंत आत्मविश्वास की जरूरत होती है। स्टेज पर जाके अपना स्पीच देना है, वक्तव्य देना है, किसी इंटरव्यू में जाना है, किसी खास व्यक्ति को मिलना है, तब बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर वो जोश, उत्साह और आत्मविश्वास हो। तो हम सीखेंगे कैसे आप इस NLP की टेक्निक्स और मेथड्स का उपयोग करके कैसे अपने दिमाग को प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे अपने डिसीजंस के ऊपर कंट्रोल ले सकते हैं, और कैसे अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल में ले सकते हैं। अपने निर्णय से अपनी नियति को बदल सकते हैं। यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी जरूर लिखें और शेयर भी जरूर करें, और अपने सुझाव मुझे अवश्य दीजिए। धन्यवाद।